हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के 100 क्वेश्चन करेंगे। जो ये 100 क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे कि कोई भी अगर आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके की वीडियो, इसके अलावा 5 वीडियो और आपकी आएंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद नहीं आया तो इसका कारण देकर आप कमेंट कीजिए, डिसलाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दी गई सूची, नीचे सूची दी गई है स्टेट की, ठीक है ना। एक सूची दी गई है, दूसरी, यानी कि एक का दूसरी के साथ मिलान करना। लॉजिस्टिक इंडेक्स की बात की जा रही है 2021 में, रैंक की बात। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो लॉजिस्टिक इंडेक्स है, इसको स्टार्ट किया गया था कमर्शियल यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2018 में, ठीक है। किसके द्वारा? इस लॉजिस्टिक सूचकांक को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। 2020 में इसका कोई भी रैंक नहीं है। ये सूचकांक जो है 21 यानी कि 21 इंडेक्स के ऊपर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, कि गुजरात का पहला, दूसरा, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो इसका आंसर अगर अब की बार ये क्वेश्चन आए तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि होल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक का बेस ईयर कौन सा है, ठीक है ना। तो बेस ईयर की बात की जा रही है, तो बेस ईयर कौन सा है उसका होल प्राइस इंडेक्स का, WPI का, तो 2011-12। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है कि सार्वजनिक व्यय का, यानी कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण अब समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब उसको पहले क्या, जैसे प्लांट एक्सपेंडिचर होता है, नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इस तरीके की बात करें तो कह रहे हैं किसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो योजना व्यय और गैर योजना व्यय, ठीक है ना, कि प्लांट व्यय और नॉन प्लांट व्यय को, ठीक है ना। ये तो अभी ये तो इस तरीके से हम पहले डिवीजन करते थे कि ये प्लांट का मतलब था जो प्लानिंग के अंदर जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, जिसका पंचवर्षीय योजनाओं में जिक्र किया जाए। और गैर योजना यानी कि जो एकदम से बाई चांस करना पड़े। तो ये वाला इसका जो थर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये बाकी अभी है कि स्कीम व्यय, गैर स्कीम व्यय, राजस्व व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो है। वर्ष 2021-22 में टोटल कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में लगाया गया है। यानी कि जो टोटल कंजम्पशन है 21-22 में, तो वो करें कि इसमें कितने % बढ़ी है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, ये परसेंटेज में बताना आपको। कब? 2021-22 में। कौन सा सर्वे? 21-22 वाला, ठीक है ना, इसमें। तो अब आप इसका आंसर देखिए, अगर आपने इंडियन इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर है बी, ठीक है ना, 7%, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या है? बी। तो कितना टोटल कंजम्पशन कितना % बढ़ा? 7%। ये एक पुराना क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता भारत ने संबंधित देश के साथ किया हुआ है। यह बंदरगाह किस देश में है, ठीक है ना। जो चाबहार जो बंदरगाह है, उसके डेवलपमेंट के साथ हमने किसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5। तो किसके साथ किया हुआ है? ईरान के साथ, ठीक है ना। किसके साथ? 5 का आंसर होगा ईरान, डी। उसके बाद आप देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जनवरी 2021 में जारी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम बताया गया? किस में सबसे कम बताया गया है? ये जो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। तब अगर आपने देखा ये इंडेक्स पढ़े हैं तो आप इसको बता सकते हो। तो इसका है ए और सी, ए और सी, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो जो छठा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, सी हो जाएगा। कि किस देश में भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम बताया गया? तो 6 का हो गया डी आंसर। देखिए थोड़ा सा इसको हम डिटेल में कर लेते हैं कि जो करप्शन जो इंडेक्स है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये इंडेक्स जो है 1995 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है एनुअली। इसको पब्लिश करता नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो ये इसको एक तरीके से पब्लिश करता है। अगर हम बात करें अब की बार ये अगर देखें तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, ये लिस्ट एक तरीके से करप्ट कंट्री है। अगर मोस्ट करप्ट कंट्री देखें तो सीरिया, ठीक है, सोमालिया, सूडान,
ये क्या है, एक तरीके से मोस्ट करप्ट कंट्री है, ठीक है। लिस्ट करप्ट कंट्री कौन सी, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन। और जो एक तरीके से मोस्ट करप्ट है वो क्या है, सीरिया, सोमालिया और साउथ जो है सूडान, ये क्या है, एक तरीके से मोस्ट करप्ट है। और दूसरी मैंने लिस्ट बताया आपको, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन। तो वही है इसका आंसर कि जो डेनमार्क है और जो न्यूजीलैंड है, ठीक है तो फिनलैंड भी, लेकिन डेनमार्क, न्यूजीलैंड इनमें क्या है, इसमें इनसे ज़्यादा है। तो ये दो आंसर, इसका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन, सशक्त योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो सशक्त योजना है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये मैंने जो मेरा पेड बैच है वहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या है कि आईडीए है, आईएफसी है, मीगा है, आईसीएसआईडी है। तो इनमें सब सॉफ्ट लोन विंडो, उधार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं हम, आईडीए को, ठीक है। ये सॉफ्ट लोन विंडो है। और ये जो निजी क्षेत्र है उसको ज़्यादा सपोर्ट करता है आईएफसी। बैकवॉश इफेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 9 का क्या है, गुरनाल मीडर ने, ठीक है ना, गुरनाल मीडर ने। मीरा सेठ समिति यानी कि जो मीरा सेठ कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, ये कमेटी भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मीरा सेठ कमेटी जो है वो रिलेटेड है किससे, हथकरघे के विकास यानी कि हैंडलूम के डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट से। तो मीरा सेठ कमेटी को आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। 11 देखिए, जो 15वां वित्त आयोग है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग ने की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है। अब आप देखिए, अगर आप बात करोगे 13, 14, 15, ठीक है, 13 ने बोला था 32, इसने बोला था 42 और 15 ने बोला 41, ठीक है। तो जो सेंटर से स्टेट को जो शेयर जाएगा वो 41% जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी। अब उसके बाद है कि भारत में वित्त आयोग का गठन, ठीक है ना, जो फाइनेंस कमीशन है उसको कौन से आर्टिकल के द्वारा गठित किया जाता है, तो आर्टिकल 280, ठीक है। अगर ग्रांट्स की बात करें ना तो वो होती है 275 में, और अगर इसके गठन की बात करता तो वो है आर्टिकल 280। तो 12 का जो हो जाएगा बी, 12 का बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 13 पर कि 23 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, 1944 में, ठीक है। तो अब देखिए, तो वो करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष सहायता अधिकार SDR क्या है, ये किसकी यूनिट है, ठीक है ना। वैसे तो हम इसको करेंसी बोल देते हैं, लेकिन इसको आंसर जब क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर में इसकी यूनिट आप मेंशन करोगे। तो देखिए, जो SDR है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो ये एक तरीके से किसकी मुद्रा, IMF की, ठीक है। तो ये जो SDR है इसको कब लाया गया था, 1969 में, ठीक। और ब्रेटन वुड सिस्टम कब कोलैप्स हुआ था, 1971 में। तो उससे पहले ही SDR को लेकर आया गया था। तो सिर्फ ये पूछा गया है कि भारत का कोटा इसमें कितना, 13 का है, तो ये है इसका कि 12.57 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी। अगर हम बात करें 14 की, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, कि नेशनल इनकम, ठीक है ना, इसको हम किसके द्वारा इसका आकलन किया जाता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसका हो जाएगा NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट्रीट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। ये जो मोस्ट्रीट ट्रीटी थी इसका उद्देश्य मेन क्या था, जो 15वां क्वेश्चन है, तो इसका था यूरोप का एकीकरण करना, ठीक है ना। मोस्ट्रीट संधि का क्या था, यूरोप का एकीकरण करना। कि देखिए EU अगर यूरोपियन यूनियन आप पढ़ते हो तो उसमें ही आपको ये आंसर मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नए स्थापित किए गए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो 16 का है बी, बीजिंग में, ठीक है ना। तो AIIB, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध कृषि विपणन से है, ठीक है ना। तो कृषि विपणन से किसका संबंध है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से किसका संबंध है। ये नीचे जो योजनाएं दी गई हैं, तो जो 17 का है अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट मार्केट इंश्योरेंस स्कीम भी है, ठीक है।
और दूसरा प्राइस डिफिशियंसी प्रोक्योरमेंट स्कीम भी इसके अंदर आती है। थर्ड प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एवं स्टॉकिस्ट स्कीम भी इसी के अंदर आती है। और उसके बाद आती है 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 और 2 5 की 5 आएंगी, ठीक है ना। संपदा, ग्राम्स, तो ये सारी इसी के अंदर आ जाएंगी जो कृषि विपणन है। तो ये याद करके जाने आपको कि इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम आएंगी, तो सारी इसी के अंदर आ जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो वो करें कि नीचे कुछ कूट दिए गए हैं, इनके ऊपर विचार कीजिए। तो इस फिर नीचे उसमें से क्या है, एक ऑप्शन आपको चूज करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसको एक बार हम देख लेते हैं कि रिटेल डायरेक्ट भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना, ठीक है, बिल्कुल सही है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई एक अपेक्स बॉडी है ना बैंक के ऊपर, ठीक है ना। तो आरबीआई कब है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको कब लेकर आ गया था, 1935 में, ठीक है। तो इसको एक तरीके से उसके बाद अगर बात करोगे तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रिटेल डायरेक्ट योजना अंतर्गत खुदरा निवेशक जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सीधे ही निवेश कर सकते हैं, ये भी बात सही है। सरकारी बॉन्ड बाजार में जो रिटेलर इन्वेस्टर द्वारा सीधे निवेश की सुविधा प्रदान करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है, ठीक है, ये भी सही है। इसी प्रकार की सुविधा इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील में उपलब्ध है। अगर तीसरे नंबर पर है तो पहले अमेरिका, फिर ब्राजील है, फिर इंडिया। तो ये भी बात आपको पता चल गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए क्वेश्चन 19 आपको क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 19 में का देखोगे तो जो सेंसस वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना, 19 का ए, ठीक है ना। तो 121.08 करोड़। उसके बाद आप देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक नगरीय यानी कि नगरों में शहरी जनसंख्या कहाँ पर रहती है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी की तो कहाँ पर रहते हैं, गोवा में। और सबसे कम यानी कि सबसे ज़्यादा गांव में कहाँ पर रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। और ये सीक्वेंस आप करके जाओगे कि गांव में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन, जैसे कि हमने बता दिया कि गोवा में, इस तरीके से इसकी सीक्वेंस एक बार देख कर जाओगे तो सबसे नंबर 1 तो यहाँ रहती है, सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। तो ये बीच में से कई बार स्टेट वो पूछ लेता, अब की बार ये नेट के पेपर में भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस देश में खुदरा का मतलब होता है रिटेलर इन्वेस्टर सरकारी बॉन्डों में सीधे ही निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया था ऊपर कि पहले अमेरिका था, ब्राजील, भारत, तो तीनों ही 21 का क्या हो जाएगा, 21 की अगर हम बात करेंगे तो डी। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, तो 8 से 8% यानी कि 8 से 8.5 यानी कि अगर आप देखोगे तो 8 से 8.5% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। ऐसा निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया गया। तो करें कि जो इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया भी आने वाले 21-22 में हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 8 से लेकर 8.5% तक रहेगी। ऐसा कैसे लगाया गया, क्या कारण था ऐसा। तो 22वां जो है इसका आंसर है हमारा, देख लेते एक बार इनको पढ़ेंगे। कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम में अधिकांश आबादी को शामिल होना। तो करें कि इसलिए भी हमने, एक तो ये ठीक बात है, वो करें कि जो भी टीकाकरण हुआ ना कोविड-19 का जो भी इंजेक्शन लगा वो सबको मैक्सिमम लोगों को लग गया। दूसरा कि इकोनॉमिक जो आर्थिक गति तीव्र होना, ठीक है ना। तो क्या करें कि जो इकोनॉमिक गति है उसने भी क्या कर लिया है, एक तरीके से बैक हो गई है, दोबारा मतलब एक तरीके से पटरी पर आ गए हैं। सप्लाई साइड सुधारों के दीर्घकालिक लाभ, वो करेंगे जो भी हमने सप्लाई साइड रिफॉर्म्स किए हैं वो हमारे अभी मतलब हमें एक तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे तीनों ही कारण हैं जिस कारण से जो सर्वे है वो बता रहा है कि आने वाले 21-22 में हमारी ग्रोथ रेट 8% से 8.5% रहेगी। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ से। तो आपको ये पता चल गया कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या आइडिया लगाया है ग्रोथ रेट का, जीडीपी का हमारा कि 8 से 8.5% का। दूसरा ये 3 कारण आपको पता चल गए। तो ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया था अभी, तो ध्यान रखिएगा आप।
जीएसटी के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष स्वीकार किया गया? अगर हम बात करें 23 की, तो एक फैक्चुअल आपकी बात है ना कि फैक्ट आपको याद होनी चाहिए। तो 23 का है सी 2015-16 को, कि जो जीएसटी है, जीएसटी मुआवजे का क्या मतलब है, जब जीएसटी लाया गया, ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 को। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कुछ ऐसे स्टेट है जिनको कंपनसेट किया जाएगा। तो उस टाइम पर जो बेस ईयर लिया गया 15-16 लिया गया। हर घर दस्तक अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये क्या करें कि हर घर दस्तक, तो इसका संबंध है बी, ऐसे लोगों को उनके घर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाना जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है या दूसरी खुराक का समय अधिक हो गया है। तो हर घर दस्तक अभियान इससे रिलेटेड है, ठीक है, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया या फिर वो दूसरी जो एक लगवाने के बाद दूसरा जो टाइम पीरियड है बहुत ज़्यादा हो गया, उसके लिए है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, कि भारत के प्रस्तावित बैड बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के पद्म कुमार एम नायर को, ठीक है, आंसर यही है। ये 25 का क्या है, ए है, कि जो भी बैड बैंक है उसके सीईओ किसको चुना गया? भारतीय स्टेट बैंक के पद्म कुमार एम नायर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपको क्या बताता है कि वर्ष 2021-22 के राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के संदर्भ में सूची यानी कि एक दिया गया है, यहाँ पर एक ये दिया गया है जीवीए ग्रोथ रेट दी गई है, ये एरिया दिया गया, इसको इसके साथ मैच करना सिर्फ। तो 26 का अगर हम मैच करेंगे, आपने ये अगर वीडियो देखी होगी ना जो मैंने एक इंडियन इकोनॉमी की करके डाली हुई है, तो आप वहाँ पर इसका आंसर ढूंढ पाओगे। तो हम देख लेते एक बार इसका, एक सेकेंड, इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, यानी कि देखिए जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन, ठीक है, कि ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, ठीक है ना। और स्थिर कीमत, ये तो एरिया यानी कि कौन सा क्षेत्र है। दूसरा है कि कांस्टेंट प्राइस पर जीवीए में वृद्धि, एक होता है करंट प्राइस, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। तो हम बात करते हैं तो ए का तो हो जाएगा हमारा ये एग्रीकल्चर का, आपको याद होना चाहिए 3.3% से, ठीक है ना, ये इतने से ग्रो कर रही है। और बी का हो जाएगा हमारा जो इंडस्ट्री है वो हमारा ग्रो कर रहा 14% से, ठीक है। और सी का हमारा हो जाएगा सेवाएं क्षेत्र ए 9.9 से। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है ना, इसका बच गया 1-2, ठीक है ना, कि जो विनिर्माण जो क्षेत्र है वो उसका क्या हो जाएगा 10.5। तो ये याद आपको डेटा होना चाहिए कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो इसका कितना है 3.3। देख लेते हैं, अगर आपको एक याद होता तो क्या आप मैच कर पाते? 1 का 3, हाँ बिल्कुल कर पाते, बी आंसर आ जाता आपका, ठीक है। तो कई बार एक चीज़ भी आप अगर याद रखते हो तो तब भी हो जाता। इंडस्ट्री का बी का अगर हम देखते हैं तो इसका कितना 14.4, ठीक है, 14.4। अगर हम बात करें फिर सी का कितना फर्स्ट 9.9। और दूसरा रहता है विनिर्माण क्षेत्र जो है, डी का क्या है आपका 2 10.5। ये डेटा आप याद करके जाओगे जरूर से। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में निजी बैंकों के लिए कितनी प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पेड कैपिटल होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 27 का ये है 300 करोड़, ठीक है। तो 27 का क्या है डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो कुछ कथन दिए गए हैं इनके ऊपर विचार कीजिए। 2019-20 एवं 2020-21 में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष रहा। बीओपी का अधिशेष रहने का क्या मतलब होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट वो करें कि सरप्लस करा है, कि हमारी रिसिप्ट्स ज़्यादा रही और पेमेंट्स क्या रही हमारी कम रही। उसके बाद है कि 31 दिसंबर 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार 634 थे बिलियन डॉलर जमा हो गए थे। उसके बाद है कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार विदेशी विनिमय भंडार 3.2 महीने के आयात के बराबर थे। तो देखिए तीनों की तीनों सही है कि हमारा जो भुगतान संतुलन है उसमें क्या हुआ, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा रहे, इंपोर्ट हमारे बहुत कम हो गए थे, ठीक है ना, कोविड के कारण से। तो ये फर्स्ट भी ठीक है, तो 28 का हो जाएगा डी, 28 का क्या हो जाएगा डी, 1 2 3। दूसरा है कि हमारे रिजर्व जो फॉरेन रिजर्व 634 है और ये 634 ऐसे हैं कि अगर हमें, ठीक है ना, अगर हम इंपोर्ट करें तो हमारा 13 महीने कुछ दिन तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इतने हमारे पास ये रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 नवंबर 2021 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो लॉन्च की गई? तो लॉन्च की गई थी यहाँ पर रिटेल डायरेक्ट स्कीम, अभी आपने पढ़ी थी, पर
रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑब्समैन स्कीम, ठीक है ना। तो ये 2021 में दोनों ही है, 1 और 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों ही योजनाएं जो है लॉन्च की गई। उसके बाद देखिए जून जुलाई 2021 में स्थापित होने वाले वर्ल्ड बैंक का विधिक नाम क्या है? अगर क्वेश्चन की बात करें हम 30 की, तो इसका जो विधिक नाम है वो क्या है वर्ल्ड बैंक का? इसका देखते हैं सी। इसका नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARC याद रखोगे आप, जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब अगर देश के सकल मूल्यवर्धन, इनकी ग्रोस वैल्यू एडिशन में कृषि, एग्रीकल्चर और उससे जो भी अलाइड क्षेत्र हैं की हिस्सेदारी स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कितनी थी? 31 की अगर हम बात करें तो 31, अभी आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो देखिए वहाँ पर क्या था, ग्रोथ रेट थी। अब ये पूछ रहे हैं कि जैसे एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है सर्विस सेक्टर। आप सभी जानते हो कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, फिर इंडस्ट्री में है, फिर सर्विस सेक्टर में। अगर जीडीपी में हिस्सेदारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देता, दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री देता और तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर देता। तो ये जीडीपी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है 16.38, ठीक है। 31 का क्या है? सी है। हाँ 31 का क्या है? सी है। तो ये ध्यान रखोगे आप। उसके बाद आप देखिए 32 कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो बैंक आते हैं, सार्वजनिक पब्लिक क्षेत्र के जो बैंकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देख लेते हैं कि 32 का जो है कौन सा सही है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2020-21 में 31817 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया गया, ये ठीक बात है। बस 2020-21 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लाभार्जन 5 वर्ष के बाद हुआ, तो 5, इससे पहले तो क्या था, ये लॉस में चल रहे थे, अभी 5 साल के बाद इनको ये बेनिफिट हुआ, ये भी ठीक है। 31 मार्च 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल, यानी कि एक होता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो कितनी है? 6.16 करोड़ थी, ये भी ठीक है। तो इसके हैं आंसर हो जाएगा 32 का डी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर क्या है? डी है। इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा आप। उसके बाद आप देखिए कि उद्योग इंडस्ट्री 4.0 में विभिन्न प्रकार की नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रयुक्त किया जा रहा है, इनमें शामिल है। तो 33 का देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि कृत्रिम मेधा AI तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ये ठीक है बिल्कुल, कि इसके अंदर इस प्रौद्योगिकी उद्योग जो 4.0 है, विभिन्न प्रकार की ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ठीक है। AI और IoT, 5G दूरसंचार सेवा एवं नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रही है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद बात करते हैं निक्की कि निक्की क्या है। आप देख लेते हैं कि 34 का जो है, अगर आपने ये कभी पढ़ा है तो आप जरूर इसको आंसर दे दोगे। तो निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शेयर का मूल्य सूचकांक, ठीक है, टोक्यो का, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे ना। तो 34 का हो जाएगा फर्स्ट। और 35 की अगर बात करें हम कि 2021 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए 2021 की बात हो रही है, अभी 2022 में भी मिल चुका है ना, और उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसको आप एक बार चेक कर लेना। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2021 में, तो 35 की अगर बात करें तो इसका आंसर है सी, गुइडो इम्बेस डेविड कार्ड तथा जोसिया एंग्रेस्ट को, ठीक है। तो गुइडो इम्बेस डेविड कार्ड तथा जोसिया एंग्रेस्ट को, इनको मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं 36 की। 8 अप्रैल 2022 को देश में, 8 अप्रैल की बात हो रही है 36 की, तो वह करें कि रेपो रेट कितनी थी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट थी उस टाइम पर 4%, ठीक है। 8 अप्रैल 2022 को 36 का आंसर जो है वो हो जाएगा सी, 4%। एक होती है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट एक होती है बैंक रेट। रेपो रेट क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए होती है। बैंक रेट क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अभी इसका कोई खास यूज नहीं होता, बैंक रेट का MSF इसकी जगह आ गया था। अब रेपो रेट के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट ये क्या होती है? जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, ठीक है ना, तो ये रेपो रेट कहलाती है।
2021-22 के जो सेकंड अग्रिम अनुमान है, ठीक है ना, वर्ष 2021-22 में प्रचलित यानी कि करंट प्राइस की बात करें, जीवीए में कृषि और उससे रिलेटेड क्षेत्र, ठीक है, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के बारे में अभी आपने देख ही लिया कि एग्रीकल्चर की कितनी थी हिस्सेदारी की जब बात करें ना, तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी देखिए यहाँ पर वो थे आपके कांस्टेंट प्राइस पर 16 पॉइंट समथिंग थी ना, तो वो थे कांस्टेंट प्राइस पर, लेकिन ये है करंट प्राइस पर। तो 37 की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, 37 का कि एग्रीकल्चर जो है वो उसकी हिस्सेदारी का जीडीपी में, जैसे 100 रुपये होते ना, 100 में से अगर बात करें कि 100 रुपये की जीडीपी है तो उसमें से 18.56% जो है यानी कि लगभग 18.5 रुपये जो आते हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है ना, और लगभग 29 रुपीज़ यानी कि 28.64 ये आते हैं आपके एक तरीके से इंडस्ट्री सेक्टर से, और सर्विस सेक्टर से आते हैं आपके 52.80%। तो देखिए सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, उससे आते हैं 52, किससे, सर्विस सेक्टर से, फिर इंडस्ट्री से, फिर एग्रीकल्चर से। मैंने आपको भी बताया था ना, तो लगभग आपको 53 ये भी बोल देगा कि इसकी 53% लगभग हिस्सेदारी है, या एक्यूरेट डेटा ही पूछ लेगा, तो ये आप डेटा आप याद रखोगे, ठीक है ना, तो भूलोगे नहीं इसको। अब बात करते हैं कि नाबार्ड, ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना, 1982 में। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था इसको, ठीक है ना, तो ये थी शिवारमन समिति, ठीक है ना, शिवारमन। रणसिंघम कमेटी किससे थी, बैंकिंग रिलेटेड से थी, और शिवारमन कमेटी नाबार्ड से थी, राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2021-22 की अवधि में भारत का माल और सेवाओं का निर्यात, माल क्या होता है, गुड्स सर्विसेज का एक्सपोर्ट असाधारण रूप से मजबूत रहा। अभी आपने देखा था ना कि अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा, हमारा बीओपी भी क्या रहा था, एक तरीके से सरप्लस का रहा, तो ये आप बोलोगे यस। वर्ष 2021-22 में प्रथम अग्रिम अनुमान में प्रचलित भाव पर, प्रचलित भाव का मतलब होता है करंट प्राइस पर, भारत के जीडीपी में निर्यात का हिस्सा इतना रहा, ठीक है ना, तो दोबारा इसको एक बार देख लीजिए कि वर्ष 21-22 में करंट प्राइस पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का हिस्सा, जो जीडीपी है ना हमारी, उसमें जो एक्सपोर्ट है ना, उससे हमारी जो एक तरीके से जो हिस्सा रहा वो 20.1% रहा, ठीक है, बिल्कुल। ये भी वर्ष 2021-22 में प्रचलित भारत के आयात, यानी कि अगर आयात देखोगे ना वो इतना था 23.1%, तो इसका है डी, तीनों ही ठीक है इसके। उसके बाद है आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल जो एक तरीके से प्रॉपर्टी इंडेक्स होता है, ठीक है ना, बौद्धिक संपदा सूचकांक। अब इसके अंदर देखिए आईपी इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये सूचकांक संयुक्त राज्य अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी केंद्र द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 40 का फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। बौद्धिक संपदा यानी कि जो आईपी है, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है, वो 2020 में भारत की रैंक कितनी थी, 40वीं थी। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में अमेरिका का पहला स्थान था और पाकिस्तान का 50वां स्थान था, बिल्कुल सही है, चारों के चारों ही आंसर ठीक है, तो इसलिए इसका हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो 41 का भी ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो इसका आंसर है सी, 25 सितंबर 2018 को, ठीक है ना, 2018 को, या 25 सितंबर 2018 को। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में मत्स्य उत्पादन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया 42 का, तो ये इतना मत्स्य उत्पादन कितना रहा था, 14.16 मिलियन टन, और इसका अगर हम मत्स्य पालन का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो कुछ 0.2 कुछ ऐसा, ठीक है ना, तो एक बार ये कंट्रीब्यूशन भी आप देख कर जाना जरूर से, और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना कि कितना है। कुटीर ज्योति योजना, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है, 43 की अगर बात करें तो ये है सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, तो कुटीर ज्योति योजना का ये लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 कि 1 अप्रैल 2022 के अंत तक
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी कंपनियों का महारत्न, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, ठीक है ना, महारत्न कंपनियों का दर्जा प्रदान है, ये है 11। पहले ये 12 थी, एक कम हो गई है, तो ये है 11। तो 44 का क्या हो जाएगा, सी, महारत्न। और एक होती है मिनी रत्न, तो इस तरीके से आप इनको देख लोगे तो ये है 11। तो 44 का आंसर हो जाएगा 11। 2020-21 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार कौन देश है? अगर हम बात करें 45 की तो चीन। देखिए ये सबसे बड़े की बात हो रही है, ठीक है, ऑल ओवर पूछ रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को मिलाकर तो चाइना है। अगर हमें डेफिसिट में पूछे तो सबसे ज़्यादा डेफिसिट हमारा चीन के साथ रहता है, सबसे ज़्यादा सरप्लस जो रहता है वो हमारा अमेरिका के साथ रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे पता चल गया कि डेफिसिट में पूछेगा चाइना और अगर सरप्लस में पूछे तो अमेरिका। यदि ये सबसे बड़ा पूछ लिया, अगर सीक्वेंस में पूछे तो नंबर 1 चीन, फिर अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात, तो 3 याद रख लेना। अगर हम बात करें तो निर्यात जो है ना हमारे चीन के साथ अगर टोटल देखें ना तो 86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, 86 अरब अमेरिकी डॉलर का है, ठीक है। अगर हम टोटल वैसे परसेंटेज में देखें ना, परसेंटेज में ठीक रहेगा तो 12% है, 12.62%। अगर अमेरिका के साथ अगर हम देखते हैं तो इसके साथ है 11.75%। अगर हम बात करते हैं यूएई के साथ तो इसके साथ है 6.32%। तो टोटल में बता रही हूँ आपको। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप कौन सा है? देखिए आपने पढ़ा कि M1, M2, M3, M4। सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा होता है? M1। ये सीक्वेंस ऐसे होते हैं 1 2 3 4। इसको बिल्कुल बहुत मतलब लिक्विड टाइप का मतलब होता है, जल्दी जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप 4 की तरफ बढ़ते जाओगे तो वैसे लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा M1, 46 का हो जाएगा M1। 47 की अगर हम बात करें, M3 की बात करें तो M1 में क्या होता है? M1 में होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ये पूछ रहे हैं आपसे M3 का। और क्वेश्चन नंबर है आपका 47। तो 47 की अगर बात करें तो एक सेकंड रुकिएगा। देखिए उन्होंने पूछा कि M3 में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, तो M2 देख लेते हैं। M2 में क्या होता है? M1, ठीक है, प्लस जो डाकखानों की जमा होती है, ठीक है, की मांग जमा, ये होता है। M3 में क्या होता है? M3 में होता है M1, ठीक है, टाइम डिपॉजिट, ये होता है। और M4 में ये सारे आ जाते हैं, कारखाने भी आ जाएंगे, उसमें कारखानों की मांग जमाई भी आ जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी। तो 47 का आप लिखोगे बी। उसके बाद है कि भारत में वस्तुओं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितने % है? भारत में वस्तुओं सेवाओं का आंतरिक व्यापार देश के जीडीपी का, जैसे आपने देखा था ना कि जो इम्पोर्ट हमारा एक्सपोर्ट है वो हमारा 20 है, 20 पॉइंट कुछ समथिंग, और जो इम्पोर्ट है वो जीडीपी का 23 समथिंग था, 23 पॉइंट समथिंग था। तो ऐसे ही इंटरनल जो ट्रेड है, ठीक है। तो 48 की अगर हम बात करें तो ये है डी, 60% कि जितना भी हमारा उत्पादन होता है ना गुड्स और सर्विसेज, उसका 60% हमारे देश का ही मतलब हिस्सेदारी होती है। अब नज थ्योरी के बारे में कौन सा कथन सही है? 49 का। यह है व्यवहारिक विज्ञान की अवधारणा है, पर्यावरण में छोटे छोटे हस्तक्षेप या प्रोत्साहन लोगों को अलग अलग प्रकार के निर्णय करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इसका है ए, सारे ही ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या पता चला यहाँ से कि जो ये थ्योरी है, नज थ्योरी है, वो रिचर्ड थेलर ने दी है, और इसका ये भी है व्यवहारिक विज्ञान की अवधारणा है, पर्यावरण में छोटे छोटे हस्तक्षेप या प्रोत्साहन लोगों को अलग अलग प्रकार के निर्णय करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में सीपीआई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई भी कर लेना, होल प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस ईयर था 2011-12। तो अब ये बात करें हैं सीपीआई की। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, देखिए औद्योगिक श्रम है ये, उनके लिए कौन सा? 2016, 50 का है डी। और शायद अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर होता तो उनका है 1986। ये फिर भी सर्च करके जाना।
अब हम बात कर लेते हैं 51 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 51 का जो है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 72% लेन देन डिजिटल चैनलों से होता है। ठीक है, 51 का देख लेते, बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सभी केंद्रों इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, ओडिशा, कश्मीरी, कोंकणी, हिंदी, पंजाबी तथा असमिया जैसी 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराते हैं। तो इसका आंसर दोनों ही सही है। 51 का है सी। अगर हम बात करें 52 की, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए? गोल्ड की बात करें, देखिए बैकअप में कितना होना चाहिए? 200 करोड़ होना चाहिए। ठीक है ना, एक तरीके से ये रिक्वायरमेंट होती है, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। जब कोई भी बैंक नोट छापने स्टार्ट करेगा तो उसके पास, आरबीआई के पास क्या होना चाहिए? 200 करोड़ का बैकअप में होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ आती है, गोल्ड आता है, एक फॉरेन करेंसी आती है। तो जो गोल्ड होता है ना, वो होता है 115 करोड़ का, और 85 करोड़ की फोन करेंसी जैसे पौंड, डॉलर, ये सारी चीज़ें। तो ये कौन सा हो जाएगा? गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो 115, तो 52 का हो जाएगा बी। भारत में राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का? 53 की अगर बात करते हैं तो अगर हम बात करें 2000, इसका आंसर है 53 का बी, महाराष्ट्र का। ठीक है, तो अगर हम इसका बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र नंबर 1 आएगा इसमें से, फिर आएगा आपका यूपी, महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका यूपी, उसके बाद आएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, और उसके बाद आ जाएगा आपका केरल। इनमें से सीक्वेंस की मैं बात ये कर रही हूँ। उसके बाद है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सेबी की ये बात कर रहे हैं, कब हुई थी? 55 की अगर बात करें तो, एक सेकेंड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर, एक सेकेंड रुकिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। जो सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1988 में। ठीक है, 12 जुलाई 1988 का, लेकिन उस टाइम पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला 1992 में। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि स्टेब्लिश कब की, स्थापना तो 1988 में, अगर 1992 है तब भी, अगर ये नहीं होता तो फिर ये लगाते आप। ठीक है ना, उस टाइम पे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, और स्टैट्यूटरी जो बॉडी का इसको दर्जा मिला वो 1992 में मिला। सेबी कार्य में निम्नलिखित है, इसके जो सेबी है उसके कामों के बारे में बात बताई गई है 56 का। 56 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, उसको देख लेते हैं एक बार। स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करना। तो 56 का जो है आंसर हो जाएगा इसका, इसके कार्य, एक सेकेंड रुकिएगा, 56 का जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सेबी के बारे में आपको जरूर पढ़ कर जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं 57 की, कि 31 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किस देश के आर्थिक आपातकाल घोषित किया गया? 57 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है सी, श्रीलंका में। वही हुआ था ना, कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। भारत के मात्र 5 राज्यों के देश के कुल निर्यात में हिस्सेदार लगभग 70% है। कौन सा राज्य इस वर्ग में शामिल नहीं है? ठीक है, 58 की अगर हम बात करें तो ये करें कि 5 ऐसे स्टेट हैं जिनकी पूरी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं 70% वही 5 स्टेट करते हैं। तो इनमें से वो ऐसा कौन सा स्टेट है जो वो इनमें नहीं आता? तो 58 का हो जाएगा आपका बी, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। ये तो मेन जानते हो, गुजरात, महाराष्ट्र को, तो तमिलनाडु भी है, उड़ीसा इसमें नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश की बात करते एक बार। आंध्र प्रदेश में कुंडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? 59 का। तो 59 की अगर हम बात करते हैं तो इसका है डी, रूस के सहयोग से। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस के
मतलब सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? 60, इसको एक बार पढ़ लीजिए 60 को और फिर बताइए कि इसमें IMF के बारे में आपको जानना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये मेन किसके लिए लोन देता? BOP को करेक्ट करने के लिए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। फर्स्ट है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? ये एजेंसी है, फर्स्ट तो ये है। वर्ल्ड बैंक भी और IMF भी UN की एजेंसी है। विश्व बैंक के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता नहीं, गलत बात है, सिर्फ अपने मेंबर कंट्री को, ठीक है ना। इसके 190 मेंबर है ना अभी, तो ये सिर्फ अपने मेंबर कंट्री को, किसी देश की राज्य सरकार को नहीं, गलत बात है। ये केवल सदस्य देश को ऋण प्रदान करता है, तो D है इसका। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना। इन कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 61 है इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया। बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री कौशल ही तो प्रदान करना है। प्रशिक्षण में यानी कि जो ट्रेनिंग में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार, कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। इस योजना के तहत वित्तीय यानी कि फाइनेंस और वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण का 25% लक्ष्य का आवंटन किया जाएगा। तो ये तीनों ही सही है इसके 61 का। अब बात करते हैं 62 की। 62 की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय उर्वरक निगम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, एक मिनट, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र के कौन से निकाय यानी कि कौन इसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर आता? फर्स्ट है कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वैसे तो इसको बोलते हैं, ये तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये चारों ही आते हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर में। उसके बाद करते हैं कि 63 की। 63 का क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण लगभग कितना था? 614 अरब डॉलर, ठीक है, ये है इसका आंसर। देश में GST का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसमें क्या नहीं है? ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें क्या होता है? रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, CRR होती है, देखिए हम बात कर रहे थे IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, IMF सॉरी क्या बात कर रहे थे? मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? CRR, SLR, SLR, बैंक रेट, ये RR, तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो फर्स्ट है कि सार्वजनिक ऋण नहीं, ये फिस्कल पॉलिसी में आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये ही नहीं है। SLR भी है, रेपो रेट भी है, CRR भी है, तीनों ही है इसके। वो करें कि वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? 66 का, तो इसका है A, 140वां। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना किससे संबंधित है? 67 का D, पेंशन से। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई व्यय वंदना योजना किससे संबंधित है? पेंशन से। उसके बाद है 68 कि 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है। इसके बावजूद निम्नलिखित में से किन राज्यों ने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया? तो देखिए दोबारा देखिए कि 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आयुष जन आरोग्य योजना सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर आधारित है। इसके बावजूद निम्नलिखित में से किन राज्यों ने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया? तो 68 का है C, सभी ने, ओडिशा, केरल, पंजाब, दिल्ली, सब ने। उसके बाद आता है कि जो हंगर इंडेक्स है 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 69 का B, 101वां।
विभिन्न राष्ट्रों के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन इनके परफॉर्मेंस सूचकांक की गणना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद आता है सेकंड कि उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त 2021 को महोबा में लॉन्च की गई। थर्ड है कि 8 सितंबर 2019 तक 8 करोड़ कनेक्शन इस योजना के तहत दिए गए। तो इसका डी है, तीनों ही सही हैं। 71 में। अब आता 72। किस समिति ने कृषि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर कर लगाना चाहिए, तो ये राज कमेटी थी। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आता 73। स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई 2016 को बलिया में स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। गलत बात। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को ऋण देगी। ये सही है। स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देकर इन वर्गों के लोगों की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। तो इसका 2 और 3 दोनों ठीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में, ठीक है, जो बलिया था ना यहाँ पर, ये नोएडा है, ठीक है। तो ये कब? 5 अप्रैल, ये 25 मई है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की थी। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत बैंक की प्रत्येक ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित, एक महिला और एक आदिवासी को ऋण देगी। सरकार इस योजना के तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी तैयार करेगी। 2.5 लाख युवाओं के लिए उद्यमशीलता के माहौल को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री युवा योजना चलाई जा रही है? ठीक है ना भाई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा युवा जो हैं वो उनका रुझान बढ़े, तो ये कौन सी एक तरीके से मंत्रालय जो इस योजना को चला रहा है? तो 74 का है बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। ठीक है ना, युवा मामले और खेल मंत्रालय इसको एक तरीके से रन कर रहा है। अब हम बात करते हैं 75 की। प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना के बारे में। नई योजना के तहत किसानों को रबी के अनाज एवं तिलहनी फसलों के 1.5% प्रीमियम देना होगा। खरीफ के अनाज एवं तिलहनों के लिए 2%, उद्यानिकी और कपास की फसल के लिए कितना? 5%। तो इसका शायद 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। तो 75 का होना चाहिए आंसर सी, सॉरी 1 और 2। ठीक है ना, रबी के लिए ये है, रबी के लिए 1.5, खरीफ के लिए 2%। 75 का होना चाहिए सी। 76 की हम बात करते हैं कि वर्ष 2021 कार्यशास्त्र में नोबेल पुरस्कार गुइडो इम्बेस, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? तो 76 का है ए, श्रम बाजार के लिए। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हम बात करें। मनी लॉन्ड्रिंग का मेन मोटिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है? ये होता है ब्लैक मनी से संबंधित। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर है कि अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही के ऊपर निगरानी रखना। तो आंसर हो गया सी इसका। 78 क्या है कि इंडस्ट्री 4.0 निम्नलिखित में से किस झुकाव की ओर इंगित करती है? 78 का विनिर्माणी प्रौद्योगिकियों में स्वचालितीकरण एवं डेटा एक्सचेंज को प्रयुक्त करना। तो ये आंसर है इसका, 78 का हो जाएगा ए। और अगर हम बात करते हैं 79 का, 79 राजकोषीय घाटे में से किसे घटाने पर प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है? प्राइमरी डेफिसिट की बात करें
तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देना तो ब्याज भुगतान कर दे तो 79 का हो जाएगा। क्वेश्चन हजारों बार पूछ लिया होगा आज तक। 79 का हो जाएगा बी। उसके बाद है कि गुरु शिक्षा परंपरा परियोजना के लिए किसके लिए शुरू की गई थी गुरु शिष्य परंपरा? 80 का है डी सामाजिक 80 का है डी हस्तशिल्पियों के लिए गुरु शिष्य परंपरा, ठीक है ना। हस्तशिल्पी जो होते हैं ना उनके लिए शुरू की गई थी। उसके बाद है 81 की अगर हम बात करते हैं तो ये गिनी गुणांक की बात की जा रही है, तो इसका है बी कि आय के वितरण की असमानताओं से रिलेटेड है। देखो एक संपत्ति को भी आय समझ लेते हो आप, नहीं आय इनकम की इनइक्वालिटी से रिलेटेड है गिनी गुणांक। उसके बाद हम बात करते हैं 82 की। 82 को देखिए कि 13 अगस्त 2021 को भारतीय बैंकों का साख जमा अनुपात क्रेडिट जो डिपॉजिट रेशो 69.92 था, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 82 का भारतीय बैंकों ने ₹100 की जमा के सापेक्ष ₹69.92 ऋण के रूप में वितरित किए। उसके बाद है कि भारतीय बैंकों ने 69.92 की जमा के सापेक्ष ₹100 ऋण के रूप में बांटे। भारतीय बैंक प्रणाली तरलता की समस्या से जूझ रही है। यदि यही स्थिति रही तो बैंकों को लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। नहीं, इसका कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, तो ये करें कि हमने ₹100 तो जमा करवाए और 69.92 यानी कि लगभग ₹70 हमने लोन के रूप में दिए। लेकिन ये बी वाला कहता है कि हमने 69 रुपये हमें जमा करवाए, भारतीय बैंकों ने इतने रुपए जमा करवाए, उसमें से 100 रुपीज जो है ना 70 रुपीज वहां पर जमा करवाने से जो लोन दे पाए बैंक वो लगभग ₹100 का था। ये ऐसा होता क्रेडिट क्रिएशन के कारण से। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? क्वेश्चन नंबर 83। तो ये है डी, केरल में, ठीक है ना। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये आप सीक्वेंस में याद करके जाएगा। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है किस में सबसे कम किस में ज़्यादा, थोड़ा सा एक आध जो है ना स्टेट टॉप के और सबसे नीचे वाले दोनों दो याद कर लेना कि भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 83 का आपने देख लिया डी। भारत में टेलीपोर्ट, DTH, केबल नेटवर्क आदि प्रसारण सेवाओं में अधिकतम कितने प्रतिशत तक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है? तो 84 का है डी, 100% तक। तो इनमें अगर पूछे ना अलग अलग भी पूछे कि टेलीपोर्ट, DTH, केबल नेटवर्क, इनमें 100% तक अनुमति है कि बाहर के बिल्कुल 100% सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है बाहर की कंपनियों का हो सकता है इनके अंदर। 85 की अगर बात करें तो 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को सस्ते दर पर सोलर पंप मुहैया कराने हेतु सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया। सौर सुजला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 85 है इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया, ठीक बात है। 85 का एक वाला ठीक है। झारखंड इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बना, ये गलत है। इसी तरह पूरे देश में ये योजना उन क्षेत्रों में चलाई जाएगी जहां बिजली की कमी की वजह से सिंचाई नहीं हो पाती, ये ठीक है। क्योंकि देखो किसानों के लिए है ना, किसानों के लिए, तो इसलिए सिंचाई से रिलेटेड होगी। तो 1 और 3 इसका ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सौर सुजला योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को सस्ते दर पर सोलर पंप मुहैया कराने हेतु सौर सुजला योजना का शुभारंभ रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ में किया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर झारखंड है ना, तो यहाँ पर आएगा रायपुर, और रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ से इसको स्टार्ट किया था। इस छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। प्रधानमंत्री ने इस योजना को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ इस योजना को लागू करने वाले देश का पहला राज्य होगा, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के तहत राज्य में 31 मार्च 2019 तक 51,000 किसानों को उनके खेतों में सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप देने का निर्णय लिया। तो समझ गए आप। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपको क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का हिस्सा कितना है? तो इसका है 79.8%। जो हिंदू है ना 79.8% है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना PMKKY शुरू की है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 87 की अगर हम बात करें, फर्स्ट है कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं कार्यक्रमों को लागू करना, जो राज्य और केंद्र सरकार के वर्तमान में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं के संपूरक होंगे। ये ठीक है। दूसरा कि खनन वाले जिलों में लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक अर्थव्यवस्था पर्यावरण पर खनन के दौरान और बाद में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, दूर करना है। खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधि टिकाऊ जीवन यापन सुनिश्चित करना। देखिए इसका आंसर है डी। तो ये इतने भारी भरकम क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, ठीक है ना, और आ भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आते। इनको हल्का हल्का भी रिवाइज कर लोगे ना तब भी ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब है 89। अगर हम बात करें 89 की, तो एक सेकेंड 89 को देखते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान आपदा रोकने के लिए गठित सुरक्षा जाल के प्रमुख उपाय में निम्नलिखित में कौन सा उपाय कारगर रहा? 88 क्वेश्चन। तो महिला जनधन खाता धारकों, विधवाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों, किसानों के खातों में नगद हस्तांतरण, ये भी बिल्कुल कारगर रहा, ठीक है, जो डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न वितरण करवा पाए। मनरेगा उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर। तो ये सारी जो बातें थी ना, ठीक है, जो ये योजनाएं थे, जो उपाय थे, वो सारे ही कारगर रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करते हैं 89 की कि 1 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP जारी की। इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि देश में पहली बार इस तरह की राष्ट्रीय योजना तैयार की गई। बिल्कुल सही बात है। इस योजना का विजन भारत को आपदा से उभरने में अधिक सक्षम बनाने की। अगर आपसे पूछने कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कब स्टार्ट हुआ, 2016 में, 1 जून 2016 को। यह योजना आपदा जोखिम घटाने के लिए सेंडई फ्रेमवर्क में तय किए गए लक्ष्यों, देखिए ये भी ध्यान रखिए फ्रेमवर्क कौन सा, सेंडई फ्रेमवर्क, लक्ष्य और प्राथमिकताओं के साथ मोटे तौर पर तालमेल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 89 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। अब बात करते हैं हम 90 की। 90 कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा चयनित 80 उच्च आवृत्ति संकेत को हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स निम्नलिखित में से किस संकेतन में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई? इन खबर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महामारी में आपने देखा कि जो इंडस्ट्री है और ये सारी चीजें ठप पड़ गई थी। दूसरा है इसके अंदर 89 के बाद अगर हम बात करें 90 है ना, 90 का कि मुद्रा आपूर्ति मनरेगा के तहत कार्य, रेल माल यातायात। तो अगर हम बात करते हैं 90 की, तो 90 का आंसर होना चाहिए बी, मनी सप्लाई। दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या कहता कि कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में दिसंबर 2020 से 21 तक की बात करें, सरकार द्वारा चयनित 80 उच्च आवर्ती संकेत हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स निम्नलिखित में से किस संकेतन में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई? इसके अंदर है कि ईंधन की खपत, दूसरा है कि मुद्रा आपूर्ति, तीसरा है यहाँ पर मनरेगा के तहत कार्य, और चौथा है रेल माल यातायात। ये तो था ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। ईंधन की खपत भी नहीं था इसमें। तो आंसर हो सकता है सी या हो सकता है बी।
ठीक है, तो इसका आंसर बी आप देख, एक बार मैं इसको चेक करके अगर इसमें कुछ गलती हुई तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, नहीं तो इसका आंसर बी जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 91 की। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता वह है एक क्या है, बैंक है, बोर्ड है, ब्लॉक है, डिपार्टमेंट है। तो 91 क्या है, ये एक विकास बैंक है, ठीक है, विकास बैंक है। 92 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नकदी प्रारक्षित अनुपात बाध्यता के तहत वाणिज्यिक बैंक जो नकदी भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। देखिए CRR, कैश रिजर्व रेशो। एक होती है SLR, जो हम टोटल डिपॉजिट करवाते हैं ना बैंक के पास, उसमें से लगभग कितना, एक तो SLR के रूप में मान लेते कि 18% है और ये 4% है, तो इतना बैंक को ये तो RBI के पास रखना पड़ेगा। ये उस 100 में से 18 रुपये उसको अपने पास रखने पड़ेंगे, यानी कि जितना भी डिपॉजिट करवाएंगे उसका 18% और उसका 4% क्या है, RBI के पास रखना पड़ेगा उसको। तो अगर हम बात करें पहला सी, ठीक है, जो ये CRR जो कमर्शियल बैंक RBI के पास जमा करवाते हैं तो इन पे RBI इनको कोई भी ब्याज नहीं देता। सामुदायिक तरलता अनुपात बाध्यताओं के तहत वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी बॉन्डों में निवेश करना होता है, तो ये भी ठीक है, ठीक है ना। SLR की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, SLR, तो 92 का हो जाएगा C। उसके बाद है कि 2019 की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 का कितना है, 2019 में 93 का हो जाएगा C, 131। स्मार्ट सिटी के बाद केंद्र सरकार ने अब स्मार्ट गांव बनाने, और 2019 के बाद अब 2020-21 इनका भी देख कर जाओगे, शायद 132 अब, ठीक है ना। अब ये सर्च कर लेना इंडेक्स, नहीं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है कि इंडेक्स की, जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो वो वीडियो आप जरूर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडियन इकोनॉमी की वीडियो है, तो उसमें मैंने सारे करवाए हुए हैं। तो ये तो था 2019 में, अब ये शायद 132 है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद है कि स्मार्ट सिटी, हाँ, जो इसकी SDI की रैंक है अभी 2021 की जो है वो 132 ही है। स्मार्ट सिटी के बाद केंद्र सरकार ने स्मार्ट गांव बनाने की योजना के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को मंजूरी दी। इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके विचार करते हैं भी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है, गाँव के लिए जो मिशन है, उसके तहत क्या क्या बातें बोली गई हैं। देखिए, इसको इसी तरीके से एक बार पढ़ लेते। फर्स्ट है कि इस मिशन के तहत अगले 3 सालों के भीतर देश के गाँव को 300 क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस मिशन का उद्देश्य गाँव को स्मार्ट गाँव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, महानगरों की पलायन को रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना। ये भी ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमता को उपयोग करना। ये भी सही है। उसके बाद है कि इस योजना के तहत राज्य सरकारें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन के लिए तैयार रूपरेखा के अनुरूप क्लस्टरों की पहचान करेंगे। तो इसके चारों ही सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक तरीके से D। उसके बाद करते हैं कि 95 क्वेश्चन है, इसका क्या है कि भारत सरकार ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप अधिनियम 2019 पारित करके निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रति वचनबद्धताओं का पालन किया। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, ठीक है। तो रिसाइकलिंग ऑफ शिप अधिनियम जो है 2019 का, ये है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब देखिए कि नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी विनिमय के प्रारक्षित कोषों के भंडार के मामले में विश्व में घटते क्रम में देशों का कौन सा क्रम सही है, घटते क्रम में, ठीक है। FDI की बात करें, विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनकी बात करें तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा है चीन के पास, उसके बाद है जापान के पास, उसके बाद है स्विट्जरलैंड के बाद, अभी आपने देखा 606, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंडिया के पास। तो घटते क्रम में आप याद रखोगे सबसे ज्यादा चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और भारत। तो 96 का हो जाएगा A। अब हम बात करते हैं 97 की।
भारत में नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से की जा रही है? तो 97 का है बी, जापान के। नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किससे? जापान के सहयोग से। MRTP एक्ट की बात कर रहे हैं। MRTP एक्ट ये कब आया था? 1969 में। और इसकी जगह किसने दी थी? कंपटीशन एक्ट ने, ठीक है, 2002 में। वही पूछ रहे हैं कि जो MRTP एक्ट है वो उसके स्थान पर क्या आया था? प्रतिस्पर्धा आयोग। तो 98 का हो जाएगा ए। अब बात करते हैं 99 का। 2021 में जो एक तरीके से इनोवेशन जो इंडेक्स रहा है 99 का, वो है आपका ए, 46वीं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? 100 का हो जाएगा आपका बी, औद्योगिक श्रमिकों के लिए। भारतीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? औद्योगिक श्रमिकों के लिए, ठीक है। तो 100 जो है आपका आंसर ये हो जाएगा कि भारतीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका बी आंसर आएगा आपका। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। तो आप इनको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जरूरत पड़े तो दोबारा भी देख लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन